तो हम 3D ज्योमेट्री का क्विक रिवीजन चर्चा हम कर चुके है ना। लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी 3D ज्योमेट्री में, उसमें हमने देखा था कि सीनियर का टॉपिक है और लेवल इसका ठीक ठाक है, अच्छा लेवल है, समझने लायक लेवल है। क्वेश्चन 3 तक मिनिमम जाते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। रिवीजन के देखा था, फटाफट रिवीजन किया। रिवीजन में हमने देखा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, 1D 2D 3D क्या होता है, 3D कैसे बनता है, 3D में क्या क्या होते हैं, और फिर एक बिंदु के निर्देशांक किस तरीके से हो सकते हैं। फिर उसके बाद में मूल बिंदु से दूरी, किसी बिंदु की एक्स एक्सिस से दूरी, वाई एक्सिस से दूरी, जेड से दूरी, तीनों तल से दूरी, और फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला देखा। फिर उसके बाद में अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन देखा। फिर प्रोजेक्शन देखा, प्रक्षेप देखा, प्रक्षेप का दिक् अनुपात निकाले, दिक् अनुपात से दिक् कोसाइन बनाए, और फिर दिक् कोसाइन से दिक् अनुपात से हमने वेक्टर बनाए जिसे सदिश कहते हैं। सदिश ही दिक् अनुपात है, दिक् अनुपात ही सदिश है। हमने सदिशों को क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि सदिशों से हमें कई फायदे मिलते हैं। सदिश हमारी चीजों को आसान करते हैं। फिर सदिश काम आएंगे तो सदिशों की सहायता से आराम से त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। 3 बिंदु संरेख होने की शर्तें हमने देखी। फिर उसके बाद में त्रिभुज के अलग अलग प्रकार के केंद्र देखे, उनको कैसे निकाला जाता है उसकी थ्योरी देखी। फिर उसके बाद में जो चतुष्फलक है, चतुष्फलक का केंद्रक के निर्देशांक कैसे निकलते हैं, उसका आयतन कैसे निकलता है। उसके बाद में देखा हमने कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन का समीकरण क्या चीज होती है, समीकरण क्यों बनाते हैं, और समीकरण कैसे बनाते हैं, और उसके लिए क्या चाहिए होता है, और उसके जो 2 रूप है, कार्तीय और सदिश रूप, वो कौन से होते हैं, और कैसे एक रूप से दूसरे रूप में और दूसरे रूप से एक रूप में आपस में अदला बदली की जा सकती है। फिर उसके बाद में देखा 2 रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना। फिर आया हमारा समांतर रेखाएं हो तो कैसे पता चले, लंबवत रेखाएं हो तो कैसे पता चले, और उसके बाद में 2 रेखाओं का इंटरसेक्शन प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकलता है। फिर उसके बाद में लघुत्तम दूरी, 2 रेखाओं के बीच के लघुत्तम दूरी का सूत्र ये। फिर उसके बाद में आया समतल। समतल क्या होता है? जिसकी लेंथ अनंत होती है, जिसकी ब्रेथ अनंत होती है, और विड्थ जो है वो 0 होती है। और अभिलंब क्या होता है, और अभिलंब का महत्व क्या है, अभिलंब की सहायता से हम समीकरण कैसे निकालते हैं। और फिर समीकरण निकालने का एक तरीका ये, जब बिंदु और अभिलंब दिया गया हो, जब आपको बिंदु और मूल बिंदु से दूरी दी गई हो तो ये सूत्र लगेगा। फिर उसके बाद में तीसरा था कि अगर आपको 3 बिंदु दिए गए हैं समतल पे तो समीकरण कैसे निकलेगा। फिर 2 समतलों के बीच का कोण कैसे निकलता है, और वो लंबवत समांतर, उनके समांतर होने की शर्त, उनके लंबवत होने की शर्त। उसके बाद में हमने देखा कि प्लेन और लाइन के बीच का कोण कैसे निकलता है, दोनों समांतर कब होते हैं, दोनों लंबवत कब होते हैं, और ये हमारी रेखा और समतल का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना। फिर बिंदु की लाइन से दूरी, बिंदु की प्लेन से दूरी, बिंदु की रेखा समतल से दूरी, और बिंदु की प्लेन से दूरी और रेखा से दूरी, ये दोनों दूरी के कैसे निकलते हैं ये सीखा। फिर समतल का अंतःखंड रूप x/a y/b z/c बराबर 1, और फिर देखा 2 समतलों के प्रतिच्छेद से जाने वाले समतल का समीकरण, ये सब कुछ। और 2 समतल मतलब एक रेखा भी होता है, एक रेखा मतलब 2 समतल, 2 समतल मतलब एक रेखा, ये रेखा की एक और परिभाषा आ गई। बस ये सब कुछ हुआ। अब इसी के साथ सवाल करते हैं। 2 रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात करिए। ये 2 रेखाएं दी गई है, इन 2 रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, ये 2 रेखाएं दी गई है, इनके बीच की लघुत्तम दूरी ज्ञात करो कितनी होगी। तो लघुत्तम दूरी ज्ञात करने के लिए आपको चारों वेक्टर चाहिए, a1 a2 b1 b2। ऊपर वाले आपको a देते हैं, नीचे वाले आपको b देते हैं। ऊपर वाले a देते हैं, लेकिन ध्यान से रखिएगा माइनस का चिन्ह डालना होगा बीच में प्लस का चिन्ह नहीं हो सकता, बीच में माइनस का चिन्ह लेना होगा। तो इसको ऐसे लिखना होगा x -1, ऐसे इसको y -2, इसको z -1। ये गलती यहाँ पे होने की जगह है, तो जानबूझ के ये ऐसा ही देगा जिससे ये गलती हो, इसलिए पहले बीच में माइनस का चिन्ह बनाना है, उसके बाद में आपका a1 वेक्टर आपको मिलेगा। तो a1 वेक्टर हो गया -i -2j -i -2j -k,
ये आपका A1 वेक्टर हो गया। जो नीचे है वो B1 वेक्टर है, B1 वेक्टर हो गया 3i प्लस जे प्लस 2k, ये B1 वेक्टर हो गया। उसके बाद में A2 वेक्टर, दूसरी वाली लाइन से A2 वेक्टर मिल जाएगा 2i माइनस 2j माइनस का, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह दिया हुआ है तो इसको भी ऐसे लिखना पड़ेगा y माइनस माइनस 2 और 3k, ये A2 हो गया। फिर B2 वेक्टर नीचे वाला i प्लस 2j प्लस 3k, i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा फॉर्मूले में B1 क्रॉस B2 निकालना। B1 और B2 का क्रॉस गुणा करो, i j k। B1 वेक्टर है आपका 3 1 2, B2 वेक्टर है आपका 1 2 3, 3 माइनस 4 माइनस i माइनस j 9 माइनस 2 7 के 6 माइनस 1 5 के माइनस i A2 माइनस A1, तीन i तीन i 0j 4k। अब हमारा लघुत्तम दूरी का सूत्र, दोनों की डॉट गुणा करने पर i से i जो कि माइनस का 3 हो जाएगा, j वाला 0 हो गया, k वाला 20 हो गया। i से i माइनस 3 0j 5 चौक 20 बट्टा आ जाएगा 1 49 25 75 आ गया, 75 का हो गया 5 अंडर रूट 3, 20 में से 3 गया 17 17 बटा 5 अंडर रूट 3। कैलकुलेशन मेरा सारा सही है। तो ये सवाल खास तौर पे पूछा जाता है और इसके पूछने का जो मेन मकसद है ना, ये नहीं कि बच्चों को आता नहीं है, मेन मकसद ये है कि इसमें गलतियां होती है, इसमें आपसे आमतौर पे गलतियां हो जाती है। गलतियां होने के लिए बहुत सारी जगह, ढेर सारी जगह हैं जहां पे आप गलतियां करते हैं। एक तो ये सबसे बड़ी गलती यही होती है, पहली गलती तो आपकी ये हो ही जाती है, क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा हूं तो आपको याद रहेगा हाँ ये ठीक है, लेकिन जैसे आप सवाल करने जाएंगे आप ये ठीक ले लेंगे, ये वाला आप वही 2 ले बैठेंगे, 2i 2j 3k, होगी एक माइनस की गलती, और एक गलती अपने आप में बहुत है। लास्ट तक की गलती आपको पहले तो पता चलेगी नहीं, गलती आपको पता चलेगी जब आपका आंसर आएगा, आंसर आएगा वो मिलेगा नहीं, फिर आप वापस से शुरू करोगे, वापस शुरू करोगे तो सवाल टाइम खा गया, टाइम खा गया तो वो गलत हो गया, क्योंकि एक सवाल अगर 2 सवाल के टाइम ले रहा है मतलब एक सवाल खा गया, वो नुकसान हो चुका। फिर आप उसको चाहे कितना भी सही कर लो, अब ये सवाल अगर आप उसको दोबारा देख रहे हो, आपको इसी सवाल को दोबारा देखना पड़ा, तो ये सवाल ऑलरेडी गलत हो चुका। बोले ऐसे कैसे गलत हो गया, दूसरी बार उत्तर आ गया ना, दूसरी बार उत्तर आया ना, तो दूसरी बार का मतलब 2 बार टाइम लगा, 2 बार टाइम लगा मतलब एक सवाल का टाइम उसने खा लिया। तो एक सवाल का टाइम खा लो चाहे एक सवाल गलत करा दो, बात बराबर होती है, सही गलत है, तो ये अपना काम कर देगा। तो ये छोटी छोटी गलतियां, इसके ऊपर बहुत सावधानी से करना है, इसीलिए ये सवाल आमतौर पर पेपर में आता है। इसका मकसद सिर्फ यही होता है कि आपसे कम से कम एक गलती करवा के आपको रीचेक करवाया जाए,
सवाल गलत नहीं करवाया जाए, बल्कि आपसे रीचेक करवाया जाए, ताकि आपका एक सवाल का टाइम बर्बाद हो जाए। वो एक सवाल का टाइम बर्बाद होना मतलब एक सवाल गलत होना। इसलिए भी देखोगे आपकी आगे भी ये लगभग सब जगह आया हुआ है। देखो थोड़ी देर बाद में फिर मिल जाएगा आपको। ये देखो, ये वापस आ गया, फिर से आ गया। तो ये घूम फिर के आते रहेंगे। ये ईएमआरएस में आएंगे, या आपको आरपीएससी में, या आपको यूपी में, या आपको मध्य प्रदेश में। आने का कारण समझो कि क्यों आते हैं ये लोग। इनका आने का सिर्फ एक ही कारण है कि अगर आपने एक भी गलती की तो आपको सवाल को दोबारा चेक करना पड़ेगा, और उस गलती को ढूंढने में आप एक सवाल के बराबर का टाइम खर्च कर दोगे, यानी एक सवाल गलत हो गया। और फिर से बनाने वाले ने फिर वही करेगा, बनाने वाला फिर वही करेगा। देखो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कर दिया। ये जानबूझ के ये करेगा कि कोई ना कोई एक नंबर आप गलत लिख लो, इतने में गलत हो जाएगा। वो गलती आपको लास्ट में ही पता चलेगी, शुरू में तो पता चल ही नहीं सकती कि आप गलती कर रहे हो। तो ये सवाल होते बहुत सिंपल है, आपको नहीं आए ऐसा तो नहीं है, आएंगे तो सही है आपको, लेकिन आप इन्हें सही से कर पाते हैं, ये चुनौती है। तो A1 वेक्टर हुआ आपका। तो इन सवालों की खूब प्रैक्टिस करो, और ऐसी प्रैक्टिस करो कि पहली बार में ही ये सही हो जाए। 8i माइनस 9j, थोड़ा सा धीमा चलना पड़े तो यहाँ पे धीमे चल जाओ, गलती करने से अच्छा है थोड़ा सा धीमा हो जाओ। ये आ गया 8i माइनस 9j प्लस 10 के। कैलकुलेशन भर भर के डाला इसने भी। B1 3i माइनस 16j प्लस 7 के। फिर A2 बराबर 15i प्लस 29j प्लस 5 के। 15i प्लस 29j प्लस 5 के। B2 बराबर 3i प्लस 8j माइनस 5 के। अब यहाँ पे क्रॉस B1 क्रॉस B2, अस्सी 56 चौबीस आई। 80 8 7 56 तो 24 आ गया। माइनस j 15 21 36 24 48 72 के। तो काफी बड़ी कैलकुलेशन इसने करवा दी। अब आ गया हमारा सूत्र। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस A2 माइनस A1 A2 माइनस A1 हो जाएगा। 15 में से 8 गए, 7 आई 29 37 38 38j माइनस 5 के। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2।
A2 माइनस A1, इसमें पहले मैं कुछ कॉमन निकल रहा है, जैसे 12 कॉमन निकल रहा है, 12 कॉमन निकाल लेता हूँ ताकि गुणा आसान हो जाए। 2i प्लस 3j और 6k, है ना, तो 12 बाहर आ जाएगा, इंटू i से i 14, 38 इंटू 3, चौबीस का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर प्लस 72 का स्क्वायर, जिसमें से 12 का स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा और 12 का स्क्वायर ऊपर नीचे आके कट भी जाएगा, और ये 14 ये जाएगा 128, ये आ जाएगा 98 बट्टा ये 4 बचेगा, ये 9 बचेगा, ये 36, ये 7 आ जाएगा, एक ये 14 आ जाएगा। तो सवाल बनाने वाले ने कैलकुलेशन भर भर के डाल दी। सिंपल सवाल छोड़ना मुश्किल होता है ना। सिंपल सवाल जब पेपर में आता है तो छोड़ना वैसे भी मन होता है कि नहीं, छोड़े कैसे, चाहे टाइम चाहे कितना ही बर्बाद हो, फिर छोड़ने का मन नहीं करता क्योंकि लगता है ये तो आता है तो करो, है ना, कौन छोड़ता है। सिंपल सवाल को छोड़ना वैसे बहुत मुश्किल होता है। फिर इसको फायदा उठाया गया कि सिंपल सवाल है, लघुत्तम दूरी सबको आती होगी, तो थोड़े से नंबर बढ़ा दो ताकि छोड़ ही ना पाए, और यही किया, नंबर बढ़ा के सवाल को छोड़ने लायक ऐसा मध्यम लघुत्तम दूरी का दे दिया, नंबर ऐसे डाल दिए कि करोगे तो टाइम बर्बाद होगा। तो पेपर भी अलग अलग लेवल पे अलग अलग दिमाग लगा के बनाते हैं लोग। हाँ बिल्कुल, ये बात भी सच है, सिंपल क्वेश्चन ज्यादा गलत होते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है। एक बिंदु दिया हुआ है, उसके समांतर रेखा दी गई है, तो रेखा का समीकरण निकल जाएगा, उस रेखा का समीकरण निकल जाएगा। सही बात है कि एक रेखा है जो इस बिंदु से गुजरती है, एक रेखा है जो इस बिंदु से गुजरती है और इस सदिश के समानांतर है, तो उस रेखा का समीकरण आ जाएगा। रेखा का समीकरण x माइनस 2 y माइनस माइनस प्लस 3 y प्लस 3 x माइनस 2 y प्लस 3 z माइनस 5। एक 3 माइनस 4। अब देखो कौन सा बिंदु है जो इससे गुजरता है, कौन सा बिंदु है जो इससे गुजरता है। बाय ऑप्शन ट्राई करो, पहले ऑप्शन ए को ट्राई करने पर, अगर ए को ट्राई करें तो ये 2 माइनस 2 0 0 बट्टा 1, 3 ये हो गया 6 बट्टा 3 बराबर नहीं आया, और यहाँ पे 5 माइनस 5 0 बट्टा माइनस 4, ये दो तो बराबर आ गए लेकिन ये बराबर नहीं आया, तो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। फिर चलते हैं बी ऑप्शन पे, 0 1 2 ट्राई करते हैं। 0 1 2 ट्राई करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 2 बटा 1, एक रखने पर ये 4 बटा 3, ये भी बराबर नहीं आया, ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी ट्राई करें, 3 रखेंगे तो यह आ जाएगा 1 बटा 1, 0 रखने पर आ जाएगा 3 बटा 3, और 1 रखने पर आ जाएगा माइनस 4 बटा 4, ये बराबर आ रहा है क्योंकि ये 1 बटा 1 बराबर 1 बटा 1 बराबर 1 बटा 1, ये संतुष्ट कर रहा है, तो ये आंसर हो गया। सी आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन ये कह रहा था कि वो बिंदु बताइए ऑप्शन में से जो उस रेखा पर स्थित हो जो इस बिंदु से जाती हो और इसके समांतर हो, तो रेखा का समीकरण बना लिया, रेखा के समीकरण से संतुष्ट करवा लिया। अच्छा, दूसरा तरीका भी हो सकता था, दूसरा तरीका भी हो सकता था, मेथड 2, समांतर होने की शर्त लगा के भी निकाल सकते थे। क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है कि एक रेखा है, उसके ऊपर एक बिंदु है, एक रेखा है जिसपे एक बिंदु हमें दिया हुआ है 2 माइनस 3 5, और ये रेखा इसके समांतर है,
ये वेक्टर दिया हुआ है I प्लस 3J, अब बाय ऑप्शन बी बिंदु जो है वो ऑप्शन से ले लो, और ए बी समांतर होगा इसके, ये इसके समांतर होगा, तो A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 बराबर होना चाहिए, समांतर होने की शर्त लगा दो, क्योंकि बी बिंदु जो भी होगा इन दोनों के दिक् अनुपात और ये वाला सदिश दोनों समांतर है, समांतर होने की शर्त लगा दो। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। देखो कौन इनके अनुपात, या कौन ऐसा है जिसके अनुपात 1 3 माइनस 4, इसके अनुपात क्या है 1 3 माइनस 4 है, देखो किसके साथ 1 3 माइनस 4 आ रहे हैं, क्योंकि समांतर होंगे तो वही सदिश आएगा, तो देखो किसके अनुपात ऐसे ही आ रहे, तो इसे घटाओगे तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1 हो गया, 0 माइनस 3 प्लस 3 हो गया, 1 माइनस 5 माइनस 4 हो गया, यही आ गया, तो इसका मतलब सी सही है, तो अनुपात वाले से और जल्दी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। रेखाओं को बड़ा अटपटे तरीके से लिखा गया और ये जानबूझ के लिखा जाता है। अब लाइन को देखो सममित रूप में ढंग से भी लिख सकता था, लेकिन इस तरीके से लिखने का फायदा ये होता है कि कोई भी अगर सदिश निकालने में गलती कर दे तो फिर उसका नुकसान उसे हो जाए, है ना। इसका जो सममित रूप है ना रेखा का, रेखा हमेशा इस रूप में होनी चाहिए। रेखा जब भी आप मान निकालो तो रेखा हमेशा इस रूप में होनी चाहिए, x माइनस अल्फा y माइनस बीटा, तो ही तुलना हो सकती है, वरना तुलना नहीं होगी। तुलना करने के लिए पहले लाइन को ऐसे लिखना होगा, ऐसे लिखने का मतलब एक्स वाई जेड हमेशा आगे होने चाहिए, एक्स वाई जेड हमेशा आगे होने चाहिए। नंबर 1, एक्स वाई जेड का गुणांक हमेशा 1 होना चाहिए, इनका गुणांक हमेशा 1 होना चाहिए। एक्स वाई जेड हमेशा आगे होने चाहिए और इनका गुणांक हमेशा 1 होना चाहिए। तो इसलिए पहले लाइनों को ढंग से लिखना पड़ेगा। जैसे भी ये 2 को नीचे लिखा तो वो 1/2 हो गया, y 1/3, क्योंकि एक्स वाई जेड का गुणांक 1 होना चाहिए, तो z 1 को नीचे ले आए -1। अब पूरा समीकरण निकलने के लिए 0 का इस्तेमाल करो, x माइनस 0 1/2, y माइनस 0, इस तरीके से पूरा, जिसे सममित रूप कहते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म कहते हैं। लाइन को ऐसे लिखने के बाद ही ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, पहले ऐसे लिखो, लिखने के बाद ही तय होगा कौन B1 है कौन B2 है, कौन B1 है कौन B2 है। अब ये हो गया, अब आपका B1 आपको मिल गया। ये आपका B1 वेक्टर आ गया। हाँ, काटना चाहो 6 से गुणा करना चाहो तो 6 से गुणा करके भी, 6 से गुणा करके भी ले सकते हो, 3 2 -6, ये अनुपात है, अनुपातों को गुणा भी किया जा सकता है, काटा भी जा सकता है, तो काटना चाहो तो काट सकते हो, सिंपल करना चाहो तो सिंपल कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक बट्टे में लेना जरूरी है। हाँ, अनुपात ये हो गया, ये अनुपात होते हैं, दिक् अनुपात है, अनुपात का मतलब जिनके साथ काट छांट की जा सकती है। तो अगर आप 6 से गुणा करना चाहो तो कर दो इनको, 6 से गुणा करने पर बट्टे खत्म हो जाएंगे, 3 2 -6, या फिर ऐसे रखना चाहते हो ऐसे रख लो। अगले वाले में आ जाओ, ऐसे इस अगले वाले समीकरण को भी पूरा करके लिखो, x बट्टा 1/6 -0, y माइनस 0 बटा -1, z माइनस 0 बटा -1/4। ये हो गया हमारा B2 वेक्टर। और अब दोनों की डॉट गुणा करके देखो, cos थीटा बराबर B1 डॉट B2 B1 का परिमाण B2 का परिमाण, ये हो गया आपका 1/12, I से I, J से J माइनस का 1/3, K से K, I से I, ये हो गया 1/12, ये हो गया माइनस का 1/3, माइनस माइनस प्लस, ये 1/4।
ये क्या 0 आ गया, पहले ऊपर वाले को सोल्व करते हैं, देखते क्या आया। 1/12 और 1/4, इसका लघुत्तम आ जाएगा 12, 1 - 4 + 3, ऊपर ही 0 आ गया तो बात ही खत्म, 0 हो गया, नीचे परिमाण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 0 आ गया, इसका मतलब दोनों लंबवत है, दोनों 90 डिग्री पे। तो ये बात का विशेष ध्यान रखना है कि लाइन को सममित रूप में जरूर लिखिएगा, बिना सममित रूप में लिखे जल्दबाजी करोगे तो कोई ना कोई माइनस की गलती कर बैठोगे। अच्छा, माइनस की गलती भी नहीं कर बैठोगे, कोई ना कोई नंबर की गलती भी कर बैठोगे। ये बड़े सिंपल सवाल है, लेकिन इसीलिए इनका थोड़ा डर भी ज्यादा लगता है। जितना सिंपल सवाल है उतना डर लगता है कि कहीं ना कोई चाल होगी, कोई ना कोई ट्रिक होगी, और ट्रिक है इनमें जानबूझ के। ये अभी तो हम कर रहे हैं इसलिए नहीं पता लगा, जैसे आप खुद करोगे तो कोई ना कोई माइनस भूल जाओगे, कोई ना कोई बट्टा भूल जाओगे। आप इनको ये जो 6 - 1 है, इनको सीधा का सीधा ही ले लोगे, 6 - 1 4, कुछ तो गड़बड़ करोगे ही करोगे, क्योंकि सिंपल सवाल है ना, तो पक्का है कुछ ना कुछ गड़बड़ हमारे हाथ से ही होगी। पहले लाइन का समीकरण सही करिए, सबसे पहले लाइन के जो दोनों इक्वेशन है उनको पहले ठीक करो, तब जाके आपका B1 और B2 मिलेगा। इस समीकरण में सब ठीक है, ऊपर वाले समीकरण में देखो तो ये ठीक है, y आगे होना चाहिए था, आगे है, इसका गुणांक 1 होना चाहिए था, सही है। ये z है, इसका गुणांक 1 होना चाहिए था, सही है। इसमें गड़बड़ है, तो पहले माइनस कॉमन लेना होगा, और माइनस कॉमन लेके माइनस को नीचे देना होगा, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, माइनस काटने के लिए कर रहे हैं, नहीं, हम x के साथ x y z का गुणांक इकाई होना चाहिए, प्लस का 1 होना चाहिए, इस वजह से ये करना पड़ेगा। माइनस कॉमन लेंगे, वो अच्छी बात है, माइनस माइनस कट जाएगा, तो आपके रेखा का समीकरण बनेगा x - 2/2, y - 1/7, z + 3/3। अब ये एकदम सही है, एकदम सही है, तो हम तुलना कर सकते हैं, सही होना जरूरी है तभी तुलना शुरू होगी। अब तुलना कर सकते हैं कि ये हमारा B1 वेक्टर बन गया। ऐसे ही दूसरे वाले में सब ठीक है, लेकिन y गलत है, तो पहले y को ठीक करना होगा। x सही है, x का गुणांक +1 है, सही है। y का गुणांक पहले 2 कॉमन निकाला, फिर 2 काटा, ये आपका B2 वेक्टर आ गया। B1 B2। अब हमें इनके बीच का कोण निकालना है, cos थीटा बराबर बटा, ऊपर वाला 0 आ गया तो नीचे वाला निकालने की जरूरत ही नहीं है। थीटा बराबर 90। ठीक है, तो इस सवाल में बस गलती का ही जगह थी, एक यहाँ पे बनाया गया था ताकि कोई गलती करे, एक यहाँ पे बनाया गया था कोई गलती करे। ऐसी गलती कर दोगे तो फिर तो वो सारा गलत हो जाएगा, अदरवाइज तो सवाल तो सिंपल था, लेकिन गलती की जगह बना के बनाया गया था इसको, इसलिए नहीं बनाया गया था कि कोई कर नहीं पाए। अभी एक ऐसा ही सवाल और देखते हैं। अगर ये दो रेखाएं लंबवत है तो लैम्डा का मान बताइए। अब इस क्वेश्चन में कह दिया कि लैम्डा का मान बताना है, दोनों रेखाएं लंबवत है। समीकरण को बिगाड़ के करके देखो, ये देखो, ये समीकरण था, इसको गड़बड़ कर रखा है, इसको गड़बड़ कर रखा है, समीकरण को गड़बड़ कर रखा है। देख रहे हैं? अब ये देखो, सवाल सिंपल है, पहले कह रहा हूं सीधा लंबवत है, लंबवत है, B1 डॉट B2 0 है, अब आराम से आप कर सकते हो, और आराम से B1 भी दिख रहा होगा, B2 भी दिख रहा होगा, लेकिन ये B1 B2 नहीं है,
ये नहीं है, जब तक समीकरण सही नहीं हो जाता तब तक B1 B2 नहीं आएंगे। B1 B2 तब आएंगे जब समीकरण सही हो जाएगा। तो पहले समीकरण को ठीक करो, फिर B1 B2 निकालो। तो इन सवालों को बनाया ही, ये सवाल, इन सवालों का मकसद मैंने पहले कहा ऐसा नहीं कि किसी को नहीं आते हो, हर किसी को आते हैं ये सवाल, लेकिन कौन बिना गलती के इनको कर पाता है। माइनस कॉमन लेके नीचे ले जाओ, माइनस माइनस प्लस 1। अब ठीक हो गया। अब ऐसे ही नीचे वाले को भी ठीक करना पड़ेगा। यहां से 2 कॉमन लेंगे पहले और फिर 2 को नीचे भेजेंगे, जिससे 2 से 2 कट जाएगा, 2 लैम्डा हो जाएगा। यहां से माइनस कॉमन लेंगे और माइनस नीचे भेजेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब जाके हमारा B1 डॉट B2 बराबर 0। तो 5 लैम्डा प्लस 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 2 लैम्डा, एक इंटू 3 बराबर 0। 5 लैम्डा प्लस 2 माइनस 10 लैम्डा प्लस 3, 5 लैम्डा प्लस 5 बराबर 0, लैम्डा बराबर प्लस 1। लैम्डा बराबर आया आपका 1। देखा, आप में से ज्यादातर लोगों का उत्तर किसी का कुछ आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है। तो देखा कितना सिंपल सवाल था। तो यहाँ पे जानबूझ के ये ऐसी चीजें कर रहे हैं, जानबूझ के ये सवाल बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप गलतियां करें, है ना। बच्चों को लगता है कि पेपर बनाने वाले का ऐसा पेपर बनाने का मकसद होता है जिससे कोई ना कर पाए, है ना। ज्यादातर बच्चा ये सोचता है कि पेपर बनाने वाले का मकसद ये है कि वो ऐसे सवाल बनाए जिसे कोई ना कर पाए। गलत, उसका मकसद ऐसा नहीं होता। उसका मकसद ऐसा होता है कि ऐसे सवाल बनाए जिसे सब कर पाए और सब गलतियां करें, सब कर पाए और सब गलतियां करें। क्योंकि गलतियां करने से ही तो कट ऑफ नीचे आएगी। गलतियां करोगे तो टाइम बर्बाद होगा, गलतियां करोगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी, तो कट ऑफ नीचे आएगी, पेपर बढ़िया फील होगा। आप नहीं कर पाए तो आप छोड़ दोगे, नहीं कर पाए तो आप छोड़ दोगे, फिर छोड़ने से क्या फायदा हुआ, तो आप आगे निकल जाओगे। तो आपको फंसाना भी है, आपको अटकाना भी है, आपका टाइम भी बर्बाद करना है, आपके नंबर भी खाने। और ये ऐसा सवाल है। देखो पॉइंट आपको दिया गया, समतल का काटते समीकरण निकाल लो। आर की जगह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के का यूज करने पर, जिससे काटते समीकरण आ जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 3z, 4 को इधर ले आऊं, माइनस 4 बराबर 0। 3x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 4 बराबर 0। अब दूरी निकाल लो p। x की जगह 5 रखने पर 3 गुणा 5 माइनस 2 गुणा 2, 3 गुणा माइनस 4 बट्टा a स्क्वायर b स्क्वायर तीन का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। नौ प्लस 4 प्लस 9,
5/√22, क्या यही है? तो इसमें से तो ऐसा कोई है ही नहीं, हमने तो कोई गलती नहीं की ना। तो none of these। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है अगर ये रेखा इस समतल पे स्थित है तो सी का और डी का मान बताइए। सी और डी का मान बताइए। अगर ये रेखा और ये समतल, रेखा समतल के ऊपर ही स्थित है, दिमाग लगाओ, अगर रेखा समतल के ऊपर ही स्थित है, रेखा लाइज इन द प्लेन, रेखा समतल के ऊपर ही लाई कर रही है, रेखा समतल के ऊपर ही लाई कर रही है, यानी जो समतल है रेखा उसके ऊपर है, ये समतल, ये आपकी रेखा। अब लगाओ दिमाग और देखो कौन सी शर्त यहां पर बैठेगी। बिल्कुल, शाबाश। रेखा का हर बिंदु समतल का बिंदु भी होगा, एक शर्त, एक बात, क्योंकि रेखा समतल के ऊपर है तो रेखा का हर बिंदु समतल का बिंदु होगा, रेखा का हर बिंदु समतल का बिंदु होगा। और ये जो बिंदु है ये रेखा का ही तो है, ये जो 3, 4, 5 ये कौन है? ये रेखा का बिंदु है ना। रेखा जिस बिंदु से गुजरती है, एक बिंदु ये भी होता है 3, 4, 5, तो रेखा का बिंदु है। जो रेखा का बिंदु है वो समतल का भी है, जो रेखा का है वो समतल का भी है। तो समतल के समीकरण में रख दो। समतल का समीकरण दिया गया है 4x प्लस सी वाई, 4x प्लस सी वाई प्लस 4z माइनस डी बराबर 0। संतुष्ट करवा लो। x का मान 3 रखने पर ही हो गया 12, 4c प्लस 20, 4c माइनस डी बराबर माइनस का 32। इक्वेशन नंबर 1। देखो इससे ही आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो और एक शर्त लगानी पड़ेगी। कोई ऑप्शन है जो इसे सेटिस्फाई कर रहा है? तो 5, 3, 5 चौक 20, 20 माइनस 3, ये तो नहीं कर रहा, गलत। 2 और माइनस 8, ये हो जाएगा 8, नहीं ये भी नहीं कर रहा। 8 चौक माइनस 32, 0, ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा। तो आंसर तो आ चुका सी, माइनस का 8 और 0, सी आंसर हो गया। ठीक है। शर्त नंबर, अगर इसे मैन तरीके से करते तो फिर क्या करना होता? तो एक शर्त और बनानी पड़ती। दूसरी शर्त कैसे बनती? कि रेखा समतल के ऊपर है, रेखा समतल के ऊपर है यानी रेखा समतल के समानांतर है। तो अभिलंब के क्या हुई? अभिलंब के लंब हुई। अभिलंब और रेखा परस्पर 90 डिग्री पे होते तो एन डॉट बी बराबर 0 होता, एन डॉट बी बराबर 0, क्योंकि रेखा समतल के लंबवत है, रेखा समतल के ऊपर है यानी अभिलंब के लंबवत है। तो एन डॉट बी बराबर 0। ये रहा बी वेक्टर, 2, 3, 4 सब कुछ सही है तो ये बी वेक्टर हो गया। और ये आपका एन वेक्टर हो गया, 4 सी और 4, ये आपका एन वेक्टर हो गया। तो 2 इंटू 4 8 प्लस 3 इंटू सी 3c, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू सी 3c, 4 इंटू 4 16।
-8। सी का मान जब आप यहां रखोगे तो डी का मान 0 आ जाएगा। इस तरीके से सवाल पूरा होगा। ठीक है, इन 3 बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स। इन 3 बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण। तो एक काम कर सकते हो, जुगाड़ संतुष्ट करवा लो, क्योंकि अगर बिंदु समतल पर है तो संतुष्ट करेंगे, अगर बिंदु समतल पर है तो संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करवा लो। तो पहला पॉइंट ले लिया 1 1 1 1 1 1 कौन संतुष्ट करेगा? तो 1 1 1 ये नहीं करता, कट। ये करता है, ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये करता है। तो आपका आंसर यही आ गया, पहले वाले बिंदु से ही आपको आंसर मिल गया, क्योंकि जो भी बिंदु होगा वो समतल को संतुष्ट करेगा, क्योंकि बिंदु है तो समतल पे ही ना, और समतल पे है तो समतल के समीकरण उसके लिए तो बनी है। बिंदु समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा, और संतुष्ट नहीं करेगा तो बिंदु समतल पे आया कैसे। अब आ जाते हैं अपने मैन मेथड के ऊपर। अगर मैन मेथड से जाएं तो क्या करना होगा? तो हमें जाना होगा r माइनस ए डॉट ए बी क्रॉस ए सी। r माइनस ए डॉट ए बी क्रॉस ए सी। पहले ए बी वैक्टर निकालो, फिर ए सी वैक्टर निकालो। ए बी वैक्टर बी माइनस ए, बी में से ए घटाएंगे तो यह आ जाएगा 0i माइनस 2j 0k। फिर ए सी वैक्टर सी माइनस ए, -7 -1 माइनस का 8i -3 -1 माइनस का 4j -5 -1 -6k। अब ए बी क्रॉस ए सी, आई जे के 0 -2 0 -8 -4 -6, ये हो गया 12i 0j 16k। ब्रैकेट खुलेंगे, फिर हो जाएगा r डॉट ए बी क्रॉस ए सी माइनस ए डॉट ए बी क्रॉस ए सी। r डॉट 12i 0j -16k डॉट ए के साथ करेंगे तो यह आ जाएगा 12 + 0 -16, यह आ जाएगा -4 माइनस +4। पूरे सवाल में 4 का भाग लग जाएगा, तो r डॉट 3i + 0j -4k +1 = 0। 4x - 4 3x - 4z +1 = 0। ये हो गया मैन तरीके से। ठीक है,
बिंदु 1, -1 और +1 से गुजरने वाली तथा इसके समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा। देखो आपका जो रेखा है वो इस बिंदु से गुजरती है, और इसके समांतर है। लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, लाइन इस पॉइंट से पास होती है और इसके पैरेलल है। तो जब आपको बिंदु दिया गया हो जिस और सदिश दिया गया हो जिसके समांतर है, तो बस बिंदु ऊपर आ जाएगा और जिसके समांतर है वो नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका x - 1 y +1 x - 1 y +1 z -1 बटा ये आ जाएगा 1 - 1 +1। अब सही से टिक लगा दो, बस बिना गलती किए सही टिक लगाओ। तो x - 2 नहीं, गलत। x - 1 बटा 1 y +1 बटा -1 z में। ठीक है, ये दो समतल है, दो समतलों के मध्य दूरी क्या होगी। सवाल में करेक्शन है, ये दोनों समतल समांतर नहीं है, तो पहले दोनों समतलों को समांतर बनाना होगा। तो ये जो दुआ है ये आगे पीछे हो गया। दोनों समतल समांतर नहीं है, और जब दो समतल समांतर नहीं है तो बीच की दूरी 0 आती है फिर, तो इसलिए 2 जो है ये आगे पीछे गड़बड़ हो गया। और इस 2 को ठीक करने के लिए या तो 2 यहां होना चाहिए, या 6 यहां होना चाहिए, 3 यहां होना चाहिए। अगर हम इसे करेक्ट करें, यहां 6 यहां 3, यहां 6 यहां 3, अब जाके ये दोनों समतल समांतर होंगे, समांतर होंगे तो बीच की दूरी होगी। अब ये दोनों समांतर है, सही है। फिर समांतर नहीं होंगे ना, तो अगर दो समतल समांतर नहीं है तो बीच की दूरी वो तो फिर न्यूनतम दूरी निकाल रहे हैं हम लोग, न्यूनतम दूरी 0 आ जाएगी, क्योंकि दो समतल टेढ़े होंगे तो जाके काटेंगे तो दूरी 0 आ जाएगी, और 0 चारों ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो इसका मतलब है कि दो समतल समांतर ही हैं तभी दूरी आएगी, वरना समांतर नहीं होंगे तो तिरछे होंगे, असमांतर होंगे तो काटेंगे तो 0 आएगा। 0 ऑप्शन में दिया नहीं है, इसका मतलब दोनों समांतर है। और समांतर के लिए दिक् अनुपात 1 होना चाहिए, दिक् अनुपात तो सेम नहीं है। अब हाँ, अब इसमें जैसे ही मैं 3 का भाग दूंगा दिक् अनुपात सेम आ जाएंगे, तो इसका मतलब दोनों समांतर है। अब दिक् अनुपात भी सेम ना आए और दूरी भी 0 नहीं आए, दोनों तो नहीं हो सकते। इसलिए जैसे 3 का भाग दोगे अब दोनों हो गए। अब D1 D2 ले लो। पहला समतल 2x + y + z -1 = 0। दूसरे समतल का समीकरण भी 2x + y + z -2/3। दो समांतर समतलों के बीच की दूरी का सूत्र बराबर D1 - D2 बट्टा √a² + b² + c², क्योंकि ए बी सी तो दोनों में सेम होंगे, समांतर समतल है ना, तो ए बी सी तो चाहे ऊपर वाले से निकाल लो चाहे नीचे वाले से निकाल लो। अगर दोनों मैच नहीं कर रहे हो तो भाग दे के बराबर कर लेना पहले। x y z ये तो किसी से भी ले लो, a का मान 2, b का मान 1, c का मान 1। ये D1 D2 अलग अलग होंगे, ये D1 ये D2।
D1 का मान -1, D2 का मान -2/3। D1 का मान -1, D2 का मान -1 बट्टा A² 4 + 1 + 1 3 1/3 1/3√6। अगला सवाल, ये दो रेखाएं समतलीय मतलब एक ही समतल पे आती है, तो क्या शर्त है? दो रेखाओं के कोप्लेनर होने की क्या शर्त है? याद रखिए, कोप्लेनर समतलीय। देखो, अगर दो रेखाएं एक समतल पर है तो इसका मतलब यह है कि दोनों रेखाएं दो तरीके से हो सकती है। एक समतल पर रेखाएं दो तरीकों से रह सकती है। अगर एक समतल है, उस पर दो रेखाओं को दोनों को एक ही समतल पर रहना है, तो दो रेखाएं एक समतल पे दो तरीकों से रह सकती है। एक तो समांतर बन के, एक असमांतर होकर। एक तो ये हो जाएगी समांतर बन के रह ले, काटे नहीं एक दूसरे को, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, समांतर बन के रह ले। एक ये हो सकता है कि असमांतर बन के भी रह सकती है। इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है एक समतल पे रहने का। एक समतल पर दो रेखाएं दो ही तरीकों से रह सकते, तीसरा कोई सोच के देख लो। तीसरा, एक समतल है, एक फर्श है, उस फर्श पे आप दो लाइनें बनाओ, क्या बना सकते हो? या तो काटने वाली, या तो काटने वाली, या न काटने वाली। इसके अलावा तीसरा तो कुछ नहीं बन सकता ना। एक समतल यानी एक फर्श पे दो लाइनें खींचनी है, खींचो, क्या हो सकती है? तो वो काटेंगी, आप जो भी खींचोगे या तो वो काटेंगी, तो वो समांतर चली जाएगी। उसके अलावा कोई तीसरा विकल्प? बोले नहीं, तीसरा कोई विकल्प है ही नहीं। तीसरा कोई विकल्प नहीं है नहीं। ठीक है, इसके सोचो, पहले कल्पना करो, एक समतल पे दो लाइनें कैसे रह सकती है? एक समतल पे दो लाइनें कैसे कैसे रह सकती है? बोले दो तरीके से रह सकती है, या तो एक दूसरे को काट ले, त्रिज्यियों काट ले, या फिर समांतर। तीसरा तरीका कोई नहीं है। अच्छा, इस पे आते हैं। अगर काटती है, इसका मतलब लघुत्तम दूरी 0। काटती है तो लघुत्तम दूरी 0, तो काटती है तो लघुत्तम दूरी 0। और लघुत्तम दूरी 0 यानी A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बट्टा B1 क्रॉस B2 का परिमाण बराबर 0। ये 0 होगा, इसको इधर भेज दो, तो ये आ गया A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बराबर 0। एक तरीका तो है समतल पे रहने का, ये या तो ऐसे रह जाए, या फिर दूसरा तरीका है कि समांतर बन के रह लो। समांतर बन के रह लो, समांतर बन के रहेंगे तो B1 समांतर होगा B2 के, और समांतर होंगे मतलब क्रॉस गुणा 0 होगी, B1 क्रॉस B2 बराबर 0। ये दो तरीके हैं एक समतल पे होने के। या तो B1 क्रॉस B2 0 हो जाए तो भी एक समतल पे आ सकती है, या फिर A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बराबर 0 तो भी एक पे आ सकती है। तो दोनों ही कारण बनते हैं। कारण बी भी सही है, कारण सी भी सही है। समांतर होगी तो भी एक लाइन पर आ सकती है, समांतर होगी तो भी एक समतल पे आ सकती है, या फिर लघुत्तम दूरी 0 हो तो भी एक समतल पे आ सकती है। तो दोनों में से दोनों कारण वैलिड है, बी कारण भी सही है, सी कारण भी सही है। सोच के देखो, आराम से समझते हैं इसको, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम देते हैं इसको कि भाई देखो, दो रेखाएं अगर समांतर होंगी, अब ये दो रेखाएं समांतर है,
एक समतल पे आई या नहीं आई? देखो, अगर दो रेखाएं समांतर है, गौर करो, दो रेखाएं समांतर है तो एक समतल पे आएगी नहीं आएगी? आ जाएगी, एक समतल पे आ जाएगी। समांतर होगी तो एक समतल पे आ जाएगी, कल्पना को कैसे भी देख लो। ये दो रेखाएं समांतर है, एक समतल पे आएगी नहीं आएगी? एक समतल खींचोगे दोनों एक पे आ जाएगी। तो समांतर है तो आ जाएगी, या फिर दोनों एक दूसरे को काट जाएं, अब काटेंगी तो एक समतल पे आ जाएगी। या तो काटे तो एक समतल पे आ सकती है, या समांतर हो तो एक समतल पे आ सकती है। तो एक समतल पे आने के दो ही तरीके, एक समतल पे आने के दो ही तरीके, या तो समांतर हो जाए तो एक समतल पे आ जाएंगी, या दोनों एक दूसरे को काट जाएं तो एक समतल पे आ जाएगी। अब काटे भी नहीं समांतर भी नहीं हो तो एक समतल पे लाके दिखाओ फिर। अगर काटे भी नहीं समांतर भी नहीं हो, अब एक समतल पे लाओ, ये रही, लाओ इनको एक समतल पे, नहीं काट रही, करो, बनाओ एक समतल जिसपे दोनों आ जाए। नहीं आएगी, बनाओ एक समतल बनाओ जिसपे दोनों आ जाए। अब जिस पे इसको कवर करेंगे उस पे ये कवर नहीं होगा, जिस पे इसको कवर करेंगे वो इस पे नहीं होगा। तो अगर समांतर या काटेंगी नहीं, दोनों में से एक काम करना होगा एक समतल पे आने के लिए। अगर दोनों में से कोई भी काम नहीं करती है तो फिर वो एक समतल पे नहीं आ सकती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये दो रेखाएं x बराबर ए वाई प्लस बी, जेड बराबर सी वाई प्लस डी, ये और ये परस्पर लंबवत होगी यदि निम्न में से कौन सी शर्त सही हो? पहले रेखा का समीकरण बनाओ, पहले रेखा का समीकरण बनाओ। अब हमें यहां से इन दोनों से पहले समीकरण बनाना होगा। b को इधर भेज दिया और a का भाग दे दिया, ये y का मान आ गया। यही y का मान आप देखो उधर से भी निकल सकता है, यहां से z माइनस डी बटा सी, इससे भी निकल सकता है। यहां से भी आप y का मान निकाल लेंगे, y बराबर आ जाएगा z माइनस डी बटा सी। अब ये रेखा का समीकरण ऐसे बनेगा, x माइनस बी बटा ए, y माइनस 0 बटा 1, z माइनस डी बटा सी। ये आपकी पहली लाइन का समीकरण बन गया। अब ऐसे ही अगर आप दूसरी रेखा का समीकरण बनाए तो बस सेम है, खाली डैश डैश आ रहे, तो वो भी ऐसा ही बनेगा, x माइनस बी डैश बटा ए डैश, y माइनस 0 बटा 1, z माइनस डी डैश बटा सी डैश। अब दोनों के लंबवत होने की शर्त लगा दो। ये आपका b1 वेक्टर, ये आपका b2 वेक्टर। b1 डॉट b2 बराबर 0। तो ए डैश प्लस सी डैश प्लस 1 बराबर 0, आंसर हो गया ए। ये आपका आंसर होगा। तो सवाल थोड़ा सा परेशान करने वाला था क्योंकि जानबूझ के इसने क्या किया, इसने समीकरण दिए दो समतलों के, ना कि रेखा के। यहां ध्यान से देखो, ये एक समतल, ये एक समतल, दो समतल दे दिया। गलत भी नहीं है, दो समतल एक रेखा होते हैं, याद करिए कहा था ये, दो समतल का मतलब ही एक रेखा होता है। ऐसा नहीं कि दो समतल का मतलब कुछ है, दो समतल मतलब ही एक रेखा होती है, दो समतल का मतलब भी एक रेखा होती है। इसने सही कहा है, दो समतल एक रेखा। अब हमारी दिक्कत ये आती है कि दो समतल बराबर एक रेखा तो होते हैं, लेकिन हमें बी वेक्टर कैसे मिलेगा? बी वेक्टर कैसे मिलेगा? बी वेक्टर तो तभी मिलेगा ना जब सममित रूप में आएगा। दो समतलों को जब हम इसमें नहीं बदल लेते तब तक बी वेक्टर नहीं मिलेगा, तो पहले हमें ऐसे बनाना पड़ेगा। और ये भी सवाल बनाने वाले की कृपा है हम पे कि ऐसा दिया है जिससे आराम से आपका सममित रूप में बदल गया। वरना कई बार समतल के समीकरण ऐसे होते हैं सममित रूप में नहीं बदलते, सममित रूप में नहीं बदलते। अब एक बात बताइए, अगर सममित रूप में नहीं बदलते हो उस केस में आप बी वेक्टर कैसे निकालोगे? आ जाओ। अगर दो समतल इस रूप में नहीं दिए हो, दो समतल के रूप में आपको रेखा दी गई हो, दो समतल दिए हो, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1,
लॉजिकली ये बात सही है कि दो समतल मतलब एक रेखा, ये दो समतल है, ये एक रेखा है। अब क्वेश्चन ये है कि बी वेक्टर कैसे निकालोगे। दो समतल मतलब एक रेखा होती है, ये सही बात है, दो समतल काटेंगे मतलब रेखा बनेगी, तो दो समतलों को संतुष्ट करने वाली एक रेखा ही होती है, दो समतल काटेंगे तो रेखा बनेगी, तो दो समतल मतलब एक रेखा होती है। अब ये रेखा का सममित रूप है नहीं, वो वाला रूप है नहीं कि x माइनस x1 बटा ए वाई माइनस, तो बी वेक्टर कैसे निकलेगा। जब दो समतलों के रूप में समीकरण दिया गया हो उस केस में बी वेक्टर कैसे निकलेगा। बिल्कुल शाबाश, सोचो, दिमाग लगाओ, कैसे निकलेगा। आपकी रेखा दोनों समतलों के, दोनों, आपकी रेखा दोनों समतलों पे होगी, आपकी रेखा दोनों समतलों पे होगी, क्योंकि प्रतिच्छेद से आई है, इसका मतलब रेखा दोनों समतलों पे स्थित है। पकड़ो इसकी कहानी को, आपकी रेखा दोनों के प्रतिच्छेदन से आई है, इसका मतलब रेखा दोनों पे स्थित है। आपकी जो लाइन है वो दोनों पे स्थित है, दोनों पे स्थित है, इसका मतलब आपका जो बी वेक्टर है, आपकी रेखा का जो बी वेक्टर है वो पहले वाले के भी लंबवत है, क्योंकि रेखा पहले वाले समतल पे भी स्थित है, इसका मतलब बी जो है वो n1 के भी लंबवत है। बी दूसरे समतल पे भी स्थित है, रेखा दूसरे समतल पे भी स्थित है, इसका मतलब रेखा n2 के भी लंबवत है। और अगर बी जो है वो n1 n2 दोनों के लंबवत है, इसका मतलब बी समांतर हुआ फिर n1 क्रॉस n2, क्योंकि जब कोई चीज दोनों के लंबवत हो इसका मतलब उसके क्रॉस गुणा के समांतर होगी, तो बी वेक्टर समांतर होगा n1 क्रॉस n2 के, n1 क्रॉस n2 के, दोनों के क्रॉस गुणा, दोनों समतलों का क्रॉस गुणा कर लो, वो आपको बी वेक्टर दे देगा। दोनों के अभिलंबों की क्रॉस गुणा कर लो, उससे बी वेक्टर पता चल जाएगा। समझी बात। तो इस तरीके से आपको निकालना होता है, क्योंकि याद करो आपकी जो लाइन है वो दोनों समतल के काटने से बनी है, इसका मतलब वो लाइन पहले समतल पे भी है, वो लाइन पहले समतल पे भी है, तो पहले समतल है तो पहले समतल का जो अभिलंब है, पहले समतल का जो अभिलंब है उसके लंबवत भी होगी, वो दूसरे समतल पे भी स्थित है, इसका मतलब जो दूसरे समतल का अभिलंब है उसके भी लंबवत है, वो n1 के भी लंबवत है, n2 के भी लंबवत है, समतल पे स्थित है ना। अब ये समतल है, लाइन इसके ऊपर है, तो समतल के अभिलंब पहले वाले समतल के भी लंबवत है, ये लाइन दूसरे समतल पे भी है तो उसके भी लंबवत है, तो बी n1 के भी लंबवत है, बी n2 के भी लंबवत है। जब दोनों के लंबवत है इसका मतलब क्रॉस गुणा के समांतर है, क्योंकि क्रॉस गुणा से वही वेक्टर बनता है जो दोनों के लंबवत होता है, तो n1 क्रॉस n2 के समांतर है, तो बी वेक्टर समांतर होगा n1 क्रॉस n2। तो जब भी आपको समतलों के रूप में रेखा का समीकरण दिया हो, बी वेक्टर निकालना हो, तो दोनों के अभिलंब निकाल के क्रॉस गुणा कर लो, तो आपका बी वेक्टर उसके समांतर आ जाएगा, मतलब वही सदिश हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं बी वेक्टर, ठीक है ना। तो इस नियम का इस्तेमाल करिएगा, जब कब यूज करना है ये, जब समांतर हो। बस इसी के साथ विराम देते